मैंने ये सोच के आंखें बंद की और ऑपरेशन थिएटर में लेट गई कि जब मैं उठूंगी तो मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। मैं उस नई ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मेरी आंख खुलेगी तो मेरा दिल करेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। मेरा नाम हुस्ना है और मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी। कहते हैं कि हुस्न और दौलत इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। मेरे साथ भी यही मामला था। जब मैं आईना देखती और उसमें अपना खूबसूरत चेहरा देखती तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं रही। मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई था जो बहुत सख्त मिजाज था और मेरे बाबा भी वैसे ही सख्त तबीयत के इंसान थे। मेरी माँ तो बहुत पहले दुनिया से जा चुकी थी और मैं एक अकेली बहन थी जो कभी बाप के गुस्से से छुपती थी, जो कभी भाई के गुस्से से बचने की कोशिश करती। मगर दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि दुनिया मुझे देखे और जाने कि मैं कितनी हसीन हूँ। बस फिर उसके बाद क्या था, मैंने वही किया जोश में आके, वो सब कुछ जो अक्सर लड़कियां जवानी के नशे में कर बैठती हैं। मैंने खुद को आईने के सामने नया रूप देने की ठान ली थी। घर में सबसे ज़्यादा फैशन मैं करती थी। टाइट कपड़े सिलवाना मेरी आदत बन गई थी। छोटी कमीज़ें पहन के खुद को देखती तो दिल ही दिल में खुश होती रहती थी। हर वक्त हाथों पे पॉलिश लगी रहती थी। बालों में नए नए रंग करवाती थी। नाक उस जगह से छिदवाया जहाँ से आम लड़कियां छिदवाती नहीं थीं। मेरी माँ जब जिंदा थी तो हमेशा कहती थी, हुस्ना ये सब छोड़ दो, लड़की का हुस्न उसकी शर्मो हया में होता है। लेकिन मैं कब सुनती थी। मैंने अपनी माँ की हर नसीहत को मजाक बना रखा था। मेरे बाबा ने भी मुझे रोका था। उन्होंने कई बार कहा कि हुस्ना घर की इज्जत होती है, तुझे घर के नाम का ख्याल रखना चाहिए। मगर मैं उनकी बातों को पुरानी सोच कह के हंसी में उड़ा देती थी। मैं अपने बाबा और भाई से छुप छुप के ये सारे काम करती थी। कभी स्कूल के बहाने, कभी किसी के घर जाने का झूठ बोल के बाजार चली जाती, जहाँ से नए कपड़े खरीदती और मेकअप का सामान लाती थी। मेरी एक दोस्त थी जो मेरी मदद करती थी, वो भी बिल्कुल मेरी तरह थी, बल्कि मुझसे भी आगे थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। उसके माँ बाप बाहर के मुल्क में रहते थे और हर महीने उसे पैसे भेजते थे, इतने कि वो जितना खर्च करना चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं था। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो मुझे नए नए पार्लर्स में ले जाती थी जहाँ जाके मैं अपनी शक्ल बदलने लगी थी। उसने मुझे मेकअप करना सिखाया, नया अंदाज दिया और एक दिन जब मैंने आईने में खुद को देखा तो यकीन ना आया कि ये मैं ही हूँ। मैं पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लगने लगी थी। अब मेरा अंदाज ही बदल गया, चलने का ढंग, बोलने का अंदाज, यहाँ तक कि हंसने का भी। मैं किसी फिल्मी अदाकारा की तरह खुद को देखने लगी। मगर कहते हैं जब इंसान छोटे गुनाहों को कुछ नहीं समझता तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाहों की तरफ बढ़ने लगता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसी दोस्त ने मुझे अपने कज़न शहरोज़ से मिलवाया। शहरोज़ बहुत खूबसूरत था। लंबा कद, रोशन चेहरा, गहरी आंखें और बोलने में ऐसी नरमी कि कोई भी लड़की उसके जादू में आ जाए। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर वो हर जगह आ निकलता था। जहाँ हम जाते वहाँ वो मौजूद होता और हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरी दोस्त हमें एक जोड़े की तरह ट्रीट करने लगी। कभी पार्क जाते तो वो मुझे शहरोज़ के साथ एक ही झूले में बिठा देती, खुद दूर बैठ जाती। कभी होटल में जाना होता तो हमें साथ वाली कुर्सियों पर बिठा देती थी और खुद सामने बैठी रहती, जैसे हमें मौका दे रही हो। हम दोनों के दरमियान अब हंसी मजाक बढ़ने लगा था। बातों में शरारत आ गई थी और निगाहों में चमक पैदा हो गई थी। शुरू में मुझे लगा ये सब दोस्ती है, मगर मैं भूल गई थी कि एक औरत और एक मर्द कभी भी दोस्त नहीं रह सकते। एक दिन शहरोज़ ने मुझे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैं खुशी से फूले नहीं समाई। मैंने यही सोचा कि वो मुझसे शादी करेगा, इसीलिए मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। मैं उसके साथ ज़्यादा फ्री होने लगी थी। हम जब भी मिलते अब वो मुलाकात नहीं रहती थी, बल्कि एक डेट बन जाती थी, जिसमें सब कुछ भूल के हम सिर्फ एक दूसरे को देखते थे। मैं घर से निकलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती थी। कभी कहती आज किसी के घर कुरान खानी है, कभी कहती क्लास फेलोज़ के साथ पढ़ने जा रही हूँ। मेरे बाबा मुझ पर भरोसा करते थे। वो जानते ही नहीं थे कि उनकी बेटी उनकी इज्जत को धीरे धीरे दांव पे लगा रही है। मैं घर से बुर्का पहन के निकलती ताकि किसी को शक ना हो, मगर जैसे ही मैं गली से निकलती तो किसी कोने में जाके बुर्का उतार देती, बैग में छुपा लेती और फिर दुनिया की हसीन लड़की बन जाती। मैं घर से बुर्का पहन के निकलती ताकि किसी को शक ना हो, मगर जैसे ही मैं गली से निकलती तो किसी कोने में जाके बुर्का उतार देती थी, बैग में छुपा लेती और फिर दुनिया की हसीन लड़की बन जाती थी। मेरे दिल में अब गुनाह का एहसास ख़त्म होता जा रहा था। मैंने अपने घर की हदूद को तोड़ दिया था और वो खुशी जो वक्ती थी वो मेरे वजूद का हिस्सा बन गई थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसे लम्हात का अंजाम हमेशा तकलीफ़ होता है। मेरी कहानी भी अब उसी रास्ते पर चल निकली थी जिसका अंजाम हमेशा रो के होता है।
ایک دن میری سالگرہ تھی۔ صبح سے ہی دل خوش تھا۔ میں نے اپنے بالوں کو سیدھا کروایا، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیا اور نئی ڈریس پہنی جو میں نے خاص اس دن کے لیے رکھی تھی۔ جیسے ہی میں تیار ہوئی میری دوست کا فون آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرجوش تھی۔ کہنے لگی، حسنا، آج کے دن کے لیے میں نے تمہارے اور شہروز کے لیے ایک پلان بنایا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ سالگرہ تو میری ہے۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری سالگرہ ہے تو شہروز کو شامل کیوں نہیں کریں گے؟ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے ہی تو مزہ آئے گا۔ میں نے بھی ہنس کے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو کوئی پلان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر والوں سے پہلے ہی میں نے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میری دوست کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کا آپریشن ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس ہی رہنا ہے۔ صبح سے شام تک امی نے اجازت دے دی۔ میں جانتی تھی اگر میں سچ بولتی تو کبھی اجازت نہ ملتی، لیکن جب انسان کے دل میں کوئی بات چھپانی ہو تو دماغ خود ایسے ایسے بہانے بنا لیتا ہے کہ وہ خود اپنی عقل پہ حیران رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے جھوٹ پہ یقین کر لیا اور دل میں سکون تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ صبح ہم لوگ سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے۔ شہروز پہلے ہی گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش لباس تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے مجھے دیکھ کے واقعی خوش ہو گیا ہو۔ میرے دوست بھی ساتھ تھی تاکہ کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ دونوں صرف دوست ہیں، ورنہ تو ہم ڈیٹ پہ ہی ہوتے تھے۔ ہم نے پورا دن گھومنے میں گزار دیا۔ کبھی سمندر کے کنارے بیٹھے، کبھی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ وہ دن ہنسی مذاق اور خوشیوں سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ تم نے جو سرپرائز بتایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، ابھی تمہیں دکھاتی ہوں۔ ہم ایک ہوٹل کے سامنے رکے۔ وہ ہمیں اوپر ایک کمرے میں لے گئی۔ دروازہ کھولا تو میں چند لمحے دروازے پہ ہی رک گئی۔ کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ غبارے دیواروں پہ لگے ہوئے تھے۔ بیچ میں کیک رکھا تھا اور کچھ تحفے میز پہ پڑے تھے جو میرے لیے شہروز لایا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ میں نے کیک کاٹا، شہروز نے تالیاں بجائیں، میری دوست نے ویڈیو بنائی، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے گفٹ کھول کے دیکھے، ایک خوبصورت پرفیوم، ایک چاندی کا لاکٹ اور ایک نرم سا دوپٹہ جس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے شہروز کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی جیسے وہ صرف میرے لیے جی رہا ہو۔ میں اس وقت خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا، ذرا باہر چلنا ہے۔ وہ فون سنتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں نے سوچا ابھی واپس آ جائے گی، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی وہ نہ لوٹی۔ میں نے شہروز سے پوچھا کہ یہ کہاں چلی گئی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا یہاں کیا کام ہے، اب تو ہم دونوں ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، گفٹ تو یہی تھا نا کہ تم دونوں نے مل کے میرے لیے سرپرائز تیار کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، اصل گفٹ تو میں ہوں۔ یہ سن کے میں چند لمحے خاموش رہی۔ حیرانی ہوئی، لیکن بات عجیب یہ تھی کہ مجھے برا نہیں لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لمس نے میرے سارے وجود کو ہلا دیا۔ اس نے کہا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہم نے وہ آخری حد بھی پار کر لی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لمحے میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ عقل دل کے تابع ہو گئی تھی اور گناہ کا احساس کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ واپس گھر آئی۔ میں پورے راستے ہنستی رہی اور کہنے لگی کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں سچی محبت ملی ہے، لوگوں کو تو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ میں خاموش بیٹھی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا مگر امید بھی کہ شہروز مجھ سے شادی کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شہروز تو مجھ سے شادی کرے گا نا؟ تو وہ بولی، کیوں نہیں کرے گا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس نے خود مجھ سے کہا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب پلان کیا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب ہم اکثر کسی نہ کسی ہوٹل میں مل لیتے تھے۔ ہر ملاقات میں محبت کے وعدے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان کی حدیں مٹ چکی تھیں۔ میں خود کو اس کے بغیر ادھورا محسوس کرتی تھی۔ پھر ایک دن میرے گھر میں میرے رشتے کی بات شروع ہو گئی۔ میرے بابا کے دوست کا پیغام آیا۔ ایک بہت بڑے اسلامی گھرانے سے رشتہ آیا۔ وہ لوگ امیر تھے، ان کا اپنا میڈیکل سٹور تھا، شہر میں ان کا بہت نام تھا۔ بابا نے خوشی سے کہا کہ یہ رشتہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ لڑکا بھی 5 وقت کا نمازی ہے، حج بھی کر چکا ہے، اس کا نام مبین ہے اور وہ بہت شریف ہے۔ میں اندر سے کانپ گئی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کہیں تمہیں کوئی پسند تو نہیں؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں۔ ماں نے مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھائی۔ میں نے تصویر دیکھی تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ صاف ستھرا چہرہ، سادہ حلیہ، تعلیم یافتہ اور پرسکون نظر آنے والا انسان۔ ماں نے خشک ہو کے کہا، تو نے اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی اور یہ لڑکا ایم اے کیا ہوا ہے،
اس کے پاس اپنی دکانیں ہیں، اپنا گھر ہے، پورا پلازا بنایا ہوا ہے، الگ پورشن دیں گے، نوکرانی بھی رکھیں گے، بڑے خاندان کے اصول پرست لوگ ہیں۔ تیری تو قسمت کھل گئی حسنہ، ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں مسکرا تو دی مگر دل کے اندر طوفان مچ گیا۔ میں شہروز سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اس سے محبت کر بیٹھی تھی، بلکہ میں اس کے ساتھ وہ حد بھی پار کر چکی تھی جو کسی بیٹی کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا تو وہ بولی کہ فکر نہ کرو، میں شہروز سے بات کرتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، جیسے آنے والے دن میری زندگی کا رخ بدلنے والے تھے۔ ایک دن میری دوست نے پھر سے سب کو ایک ہوٹل میں بلایا۔ اس دن میں نے بہت تیاری کی، دل میں ایک امید تھی کہ شاید آج شہروز میرے سامنے اپنی محبت کا کوئی فیصلہ کرے گا، شاید وہ میرے رشتے کے بارے میں سب کے سامنے کچھ کہے گا۔ میں نے گلابی رنگ کی ڈریس پہنی تھی، بال کھلے چھوڑ دیے تھے اور خود کو آئینے میں دیکھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ مجھے دیکھے گا تو مسکرا اٹھے گا، جیسے پہلے ہر بار دیکھ کے مسکراتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، مگر میں یہ خوشی اس دن کے اختتام تک میرے لیے ایک عذاب بن گئی۔ ہم سب ہوٹل پہنچے تو ماحول بہت خوشگوار تھا، شہروز کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ ہم نے کھانا کھایا، ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں مطمئن تھی کہ آج کا دن خوبصورت گزرے گا۔ میری دوست بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بولی، شہروز تم نے کبھی سوچا کہ تم حسنہ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ میں نے اس کی بات سن کے نظریں جھکا لیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں شہروز کی طرف دیکھنے لگی اور ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شہروز نے مسکرا کے کہا، ہاں اس بارے میں مجھے بھی بات کرنی تھی۔ پھر اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شادی کے بارے میں نہ سوچا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے چونک کے کہا، کیوں؟ وہ بولا، ہم اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے، تم کسی اور کاسٹ سے ہو اور ہم راجپوت ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آج کے زمانے میں کون کاسٹ اور برادری کے چکر میں پڑتا ہے؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میرے گھر والے آج بھی اس بات پہ قائم ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے، جو بھی پیسہ ہے، وہ میرے گھر والوں کا ہے۔ اگر میں ان کے خلاف گیا تو وہ سب مجھ سے لے لیں گے، پھر میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں خاموش بیٹھی تھی۔ وہ بولتا جا رہا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میرے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ پائے گی، میں بھی خود کو کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کے چہرے پر نرمی نہیں بلکہ سردی تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، شہروز تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، محبت اپنی جگہ مگر شادی اپنی جگہ، اور میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب تمہیں پتا تھا کہ تم شادی نہیں کرو گے تو پھر میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا؟ اسے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں نے زبردستی تھوڑی کی تھی، تم خود اپنی مرضی سے آئی تھی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، تمہیں سب پتا تھا، اب سارا الزام مجھ پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہم دونوں برابر کے شریک تھے۔ میں پھٹ پڑی، میرا دل جیسے سینے میں سے نکلنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا، تم نے میرے بھروسے کو توڑا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، جو ہوا وہ دونوں کی مرضی سے ہوا، اب اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ میری آواز بلند ہو گئی۔ میں نے کہا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں؟ تم ماں بننے والی ہو؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ اس نے کہا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، رکھنی ہے دوستی تو رکھو، نہیں رکھنی تو ختم کرو۔ اس نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے میز پہ رکھے گلاس کانپ گئے۔ وہ بولا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم اکیلی نہیں ہو دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں اور جب بات اپنی عزت کی آتی ہے تو دوسروں کو الزام دینے لگتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں نے رو کے کہا، رک جاؤ، لیکن وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ میری دوست بیچ میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، دونوں کو سمجھ آنا چاہیے مگر اب سب بیکار ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے ہی تو ملوایا تھا اس سے، تم ہی کہتی تھی کہ وہ خاندانی لڑکا ہے، نیک ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تم کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میری دوست نے برا مانا۔ وہ بولی، یار مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا، میں نے تو نیکی سمجھی تھی، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، تم خود گئی تھی، تمہیں خود محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے منہ سے لفظ سنے تھے، تم کہتی تھی میرے دل میں محبت کے جگنو جاگ رہے ہیں، تو میں نے تمہارے اندر جگنو ڈالے تھے۔ میں نے چیخ کے کہا،
तुम्हें तो बस तमाशा देखना था। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। वो गुस्से में बोली, ना मैं 3 में ना मैं 13 में। अब सब कुछ मुझ पे मत डाल। हुस्ना, अपनी गलती मान लो। मैं खामोश हो गई। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। उसने मेरा बाजू पकड़ के कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। रास्ते भर हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वो मुझे मेरे घर के करीब छोड़ के चली गई। इसके बाद उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं 3-4 दिन तक अपने कमरे में बंद रही। खाना पीना छोड़ दिया। रोते रोते आंखें सूज गईं। मेरा दिल टूट चुका था। एक दिन माँ आई और कहने लगी, हुस्ना, हफ्ते वाले दिन लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं खामोश रही, कुछ न बोल सकी। दिल में खौफ था जैसे मौत आ रही हो। हफ्ते के दिन वो लोग आए। मैंने सादा सा लिबास पहना, सर पे दुपट्टा लिया और उनके सामने बैठी। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। उन्होंने कहा, हम जल्द अज जल्द निकाह करना चाहते हैं क्योंकि मौसम बदलने वाला है। हम चाहते हैं कि अच्छे मौसम में शादी हो जाए। बाबा खुशी से निहाल हो गए। माँ की आंखों में चमक थी। मुझसे पूछा गया, क्या मैं राज़ी हूँ? मैं कुछ बोल न सकी, बस सर हिला दिया। सब लोग खुश थे मगर मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि जब शादी होगी और शौहर को पता चलेगा कि मैं कंवारी नहीं, तब क्या होगा। मेरी सांसें भारी होने लगीं और दिल में खालीपन पैदा हो गया जिसने मुझसे मेरी नींदें छीन लीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये मेरे होने वाले ससुराल वाले तो मौलवी हैं। माँ ने फ़ौरन जवाब दिया कि हाँ मौलवी हैं, लेकिन इसमें बुरी बात कौन सी है। उनके घर में सबको आज़ादी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, और मौलवी होना कोई गुनाह नहीं है। तेरा बाप भी तो मौलवी है। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। माँ ने गुस्से से मुझे देखा और बोली कि तू कब से रिश्तों पे फ़ैसला करने लगी? तुझे क्या कमी लगती है इस रिश्ते में? लड़का अच्छा है, घर वाले भी शरीफ हैं। मैं चुप हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपने कमरे में आके बैठी रही और बहुत देर तक सोचती रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे डर था कि अगर शादी हो गई और मेरे माजी का पता चल गया तो क्या होगा। मैं बार बार सोचती थी कि अब क्या करूं। मेरे दिमाग में हज़ारों बातें आ रही थीं। आखिरकार मैंने सोचा कि मुझे खुद ही इस मसले का हल निकालना होगा। मैंने अपना मोबाइल उठाया और गूगल खोल लिया। मैंने मुख्तलिफ़ बातें सर्च करनी शुरू की, जैसे कि लड़की का कंवारापन वापस कैसे आता है, लड़की की इज़्ज़त कैसे बहाल हो सकती है। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी जिनमें लड़कियाँ मेरे जैसी मुश्किल में थीं। किसी ने डॉक्टर से इलाज करवाया था, किसी ने झूठ बोला था। मैं देर तक उन कहानियों को पढ़ती रही। मेरा दिल डरता भी था लेकिन उम्मीद भी पैदा हो रही थी। अगले दिन मैं एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। वो नई नई डॉक्टर बनी थी। बहुत ज़्यादा उम्र में मुझसे बड़ी नहीं थी। मैंने सोचा कम से कम वो मुझे समझ तो लेगी। मैंने दिल थाम के उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे सच नहीं बताया बल्कि कहानी को इस तरह सुनाया जैसे मैं बेकसूर हूँ, जैसे एक लड़के ने धोखा देके मेरी इज्जत लूट ली हो। डॉक्टर खामोशी से मेरी बात सुनती रही, फिर कहने लगी, तुमने जो किया वो गलत था, मगर अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक तरीका है जिससे तुम्हारा गंवारापन वापस आ सकता है। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से पूछा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? उसने कहा, हाँ मुमकिन है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। मैंने कहा, पैसों की फ़िक्र ना करें आप, बस ये काम कर दें। उसने कहा, आम तौर पे ऐसे ऑपरेशन की फ़ीस 1 लाख के करीब होती है। मैंने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो किसी कीमती चीज़ के बदले भी हो सकता है। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे घर में माँ की एक सोने की अंगूठी है, वो बहुत कीमती है। उसने फ़ौरन कहा, ठीक है, वो अंगूठी ले आना, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। मैं घर आई तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि माँ अपने सोने की अंगूठी बहुत संभाल के रखती है। वो अंगूठी बाबा ने उन्हें शादी के वक्त दी थी। मैं रात को जब सब सो गए तो आहिस्ता से माँ का जेवर रखने वाला बॉक्स खोला। अंदर से वो चमकती हुई अंगूठी निकाली। मैंने कुछ लम्हे के लिए उसे हाथों में थामा। उस अंगूठी से माँ की खुशबू आ रही थी। मुझे याद आया कि माँ कहा करती थी कि यह अंगूठी उनके लिए बहुत कीमती है, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि ज़मीर की आवाज़ भी कमज़ोर पड़ गई। मैंने वो अंगूठी जेब में रख ली और बॉक्स बंद कर दिया। मेरे दिल में खौफ था कि अगर माँ को पता चल गया तो क्या होगा, मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि अगर माँ पूछेंगी तो मैं कह दूंगी कि शायद कहीं रख के भूल गई हूँ, और वो यकीन भी कर लेंगी क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। मैंने वो रात करवटें बदलते गुजारी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोचती रही कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उस दिन आ जाना। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि वो मेरे साथ चले, मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कई बार कॉल की मगर हर बार फ़ोन बंद मिला। फिर मैंने मैसेज भेजा मगर कोई जवाब ना आया।
मैं बहुत हैरान थी, वो जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी, आज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ गई, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने कई दिन पहले भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने फैसला किया कि मैं अकेली ही जाऊंगी। मैंने दिल को मजबूत किया और मुकर्ररा दिन सुबह सवेरे उठी, नहाने के बाद साफ कपड़े पहने, सर पे दुपट्टा लिया और जेब में वो अंगूठी डाल ली। घर से निकलने से पहले मैंने माँ के कमरे की तरफ देखा। वो सो रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। रास्ते भर सोचती रही कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा या मैं किसी और मुसीबत में फंस जाऊंगी। जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची तो मेरे हाथ पसीने से भरे हुए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से उसकी आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर गई। उसने मुस्कुरा के कहा, आ गई हो। मैंने सर हिला दिया और वो अंगूठी उसके हाथ में दे दी। उसने अंगूठी को गौर से देखा, फिर कहा, फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैं खुश भी थी कि शायद मसला ख़त्म हो जाएगा, मगर अंदर से मुझे एहसास जुर्म खाए जा रहा था, जैसे मैं अपनी माँ की मोहब्बत को बेच के अपनी ज़िंदगी खरीदने जा रही हूँ। मुझे ये एहसास था, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। डॉक्टर ने कहा था कि इस प्रोसीजर में आधा घंटा लगेगा। मैंने दिल मजबूत किया और उसके कहने पर खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। मुझे याद है कि उसने इंजेक्शन लगाया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस इतना याद है कि जब होश आया तो सुबह से रात हो चुकी थी। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मुझे लगा कि सब कुछ घूम रहा है। कमरे की छत हिल रही थी। मेरे सर में भारी दर्द था। मैंने डॉक्टर को बुलाया और कमज़ोर आवाज़ में कहा कि ये क्या बात है? आपने तो कहा था कि आधे घंटे में सब हो जाएगा और मैं शाम तक घर जा सकूंगी, मगर अब तो रात हो चुकी है। डॉक्टर ने मेरे करीब आके कहा कि हाँ, थोड़ा सा मसला बन गया था, इसीलिए वक्त ज़्यादा लग गया। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, बस 1-2 दिन आराम करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, 1-2 दिन का मतलब क्या है? मैं तो घर में झूठ बोल के आई थी कि अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अगर अम्मी पापा को पता चल गया मैं कहीं और हूँ तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा, फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूँगी। मैंने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है। उनको बता दिया है कि तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और तुम हॉस्पिटल में दाखिल हो गई हो। मैंने हैरानी से पूछा, आपने उनको कॉल की? तो उसने हाँ में सर हिलाया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने मोबाइल उठाया तो उस पे अम्मी और बाबा की कई मिस कॉल्स थीं। कुछ मैसेजेस भी थे। अम्मी ने लिखा, बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, हम बहुत परेशान हैं। बाबा ने भी पूछा कि कहाँ हो, ठीक तो हो ना? मैंने उनके मैसेजेस देख के आंसू साफ किए और सोचा कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम्हें थोड़ा टाइम यहाँ रहना होगा क्योंकि जिस्म को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। उसने मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दिया जहाँ नर्सें आती रहती थीं। रोज़ मेरे बाजू में ड्रिप लगाई जाती, दवाइयाँ दी जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मसला है, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। मैं रोज़ पूछती कि मैं घर कब जा सकती हूँ तो वो कहती, 1 दिन और रुक जाओ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन वही जवाब होता। मैं 1 हफ्ता पूरा अस्पताल में रही। डॉक्टर रोज़ आती, कहती कि अब सब ठीक है, तुम्हें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम बिल्कुल A1 हुआ है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने कभी कोई ऐसी हरकत की थी या नहीं। अम्मी-पापा 1-2 बार भी आए थे। वो बहुत फ़िक्रमंद थे, मगर चूँकि डॉक्टर ने उन्हें खुद यकीन दिलाया कि कुछ ख़ास नहीं, बस हल्की चोट लगी थी, इसलिए वो मुतमईन हो गए। और जब मैं वापस घर गई तो सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया। अम्मी ने कहा, अब आराम करना, ज़्यादा काम नहीं करना। मैंने उनके सामने सर झुका लिया। दिल में सुकून था कि शायद सब ख़त्म हो गया। वक्त गुजरता गया और लड़के वालों ने पैगाम भेज दिया कि शादी की तारीख तय करनी है, क्योंकि पहले ही कुछ दिन ताख़ीर हो गई थी। पहले तो 1 महीने के अंदर शादी तय थी, लेकिन अब 15-20 दिन आगे बढ़ गए थे। आखिरकार दिन मुकर्रर कर लिया गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में खुशियाँ थीं, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी शादी के इब्तदाई दिन बहुत अच्छे गुज़रे। सब ने तारीफ़ की कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला। मेरा दिल मुतमईन था और मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती पे बहुत अच्छे से पर्दा डाल चुकी हूँ। अब कोई खौफ नहीं रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ नहीं हो रहीं जो होनी चाहिए थीं। कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थीं। मैंने पहले तो उन बातों को नज़रअंदाज किया, मगर फिर दिल घबरा गया। मैंने झूठ बोल के ससुराल वालों से कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है और वहाँ से सीधी डॉक्टर के पास गई। जब मैं डॉक्टर के पास पहुँची तो उसने चेक किया और कहा कि वो जो प्रोसीजर हुआ था ना, उसकी वजह से अंदरूनी निज़ाम में कुछ कमी पेशी हो गई है।
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सांस ली और कहा ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से कुछ अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। चंद महीने गुजर गए और अब मेरी सास ने भी मुझसे सवाल किया। वो कहने लगी कि तुम्हें कोई औरतों वाला मसला तो नहीं है? 7-8 महीने हो गए हैं मगर अभी तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं लग रहे। मैंने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर उनके चेहरे से लगता था कि उन्हें यकीन नहीं आया। मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहती थी ताकि तसल्ली हो जाए, लेकिन जब मैं उस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि वो डॉक्टर यहाँ से जा चुकी है। मैंने रिसेप्शन पे पूछा कहाँ गई, तो वहाँ की नर्स ने कहा कि हमें भी नहीं मालूम। उसने अचानक अस्पताल छोड़ दिया और अब किसी को नहीं बताया कि कहाँ काम कर रही है। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा कि मैं किसी जाल में फंस गई हूँ। वक्त गुजरता गया। मैंने अपने शौहर से कुछ नहीं कहा, मगर मेरे दिल में एक ही खौफ बैठ गया कि अगर मुझे कभी औलाद ना हुई तो क्या होगा। कुछ महीने बाद ये बात हकीकत बन गई। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। घर वाले परेशान होने लगे। मेरी सास बहुत सख्त मिजाज की थी। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमने बेटे की शादी औलाद के लिए की थी। अब 1.5 साल हो गया और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम कल डॉक्टर के पास जाओ, पता करो क्या मसला है, अगर कोई बीमारी है तो इलाज करवाएंगे। मैंने भी सोचा शायद वाकई कोई मसला बन गया है। इलाज हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी वैसे तो ठीक थी। मेरे शौहर मेरे साथ अच्छे थे, लेकिन औलाद न होने का दुख मेरे दिल को तोड़ने लगा। मेरी सास ने कहा, कल सुबह का टाइम मिला है, हम दोनों चलेंगे। वो डॉक्टर हमारी फैमिली की जान पहचान वाली है, इसलिए हम उसी पे भरोसा करते हैं। मैंने सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर दिल कांप रहा था कि अगर उस डॉक्टर ने सच जान लिया तो मेरा सारा राज खुल जाएगा। हम लोग जब उस डॉक्टर के पास गए तो वो मेरी सास की रिश्तेदार निकली, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। मैंने सोचा चलो रिश्तेदारी का फ़ायदा होगा और बात आसानी से समझ जाएगी। वो मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, फिर मुस्कुरा के बोली कि इतनी प्यारी भाभी है हमारी, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा, छोटा मोटा मसला है, आजकल तो ऐसा होता रहता है, मैं चेकअप कर लेती हूँ, तुम फिक्र मत करो। उसने बहुत नरमी से बात की तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ। मैं कुर्सी पे लेट गई और उसने मेरा अल्ट्रासाउंड शुरू किया। जैसे ही उसने मशीन की स्क्रीन देखी उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसने अल्ट्रासाउंड बंद किया और थोड़ी देर खामोश रही, फिर मेरे करीब आके आहिस्ता से बोली, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कोई उल्टा सीधा मामला तो नहीं हुआ? मैंने फौरन कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, मैं फिर से पूछ रही हूँ, कोई बात छुपा मत जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले माँ बनी हो या तुम्हारा कोई ऑपरेशन हो चुका है। मैं ये सुन के जैसे पत्थर की हो गई। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। दिल बैठ गया, लेकिन मैंने फैसला किया कि अपनी जुबान से कभी इकरार नहीं करूंगी। मैंने फौरन कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप गलत समझ रही हैं। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और बोली कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम सच बता दो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये लोग बहुत असूल वाले हैं, अगर इन्हें पता चला तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने गुस्से से कहा कि आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोली, ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी। मैंने कोशिश की तुम्हारी मदद करने की, मगर तुम खुद नहीं चाहती। अब मैं खामोश हो गई। वो उठ के कमरे से बाहर चली गई। मैं दिल ही दिल में डरने लगी। मुझे लगा वो बात नहीं बताएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने बाहर जाके मेरी सास और नंद के सामने सारी बात कह दी। वो बोली कि इस लड़की के अंदर तो बच्चादानी ही नहीं और ये कभी मां नहीं बन सकती, ये मुकम्मल तौर पर बांझ है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो सारी जिंदगी कभी कोई मसला नहीं हुआ, मेरे सारे मामला ठीक चल रहे थे, मगर जब से ऑपरेशन हुआ था तब से मेरा माहवारी का निज़ाम बंद हो गया था। उस वक्त मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर अब सारी बात समझ में आ गई थी। वही डॉक्टर जिसने मेरे कवारेपन का इलाज किया, उसने मेरे साथ कोई गड़बड़ की थी। मुझसे ज़्यादा पैसे लेके चली गई और अब उसका नंबर बंद आ रहा था। ना वो सामने आ रही थी, ना बात कर रही थी। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सास और नंद ने शोहर मचा दिया। मेरे शोहर को भी ये बात पता चल गई। वो घर आते ही मुझसे नहीं बल्कि मेरे माँ बाप से बात करने लगे। उनके चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कहने लगे, आपकी बेटी के साथ तो बड़ा मसला है, ये तो माँ ही नहीं बन सकती। क्या आपको इस बात का इल्म था? मेरे माँ बाप सख्ते में आ गए। वो कहने लगे, नहीं नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी, हमें कभी ऐसा कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर की रिपोर्ट सामने रखी गई तो वो भी कुछ न बोल सके। हम दूसरे डॉक्टर के पास गए जो एक बहुत माहिर और तजर्बाकार थी। उसने सारी हकीकत खोल दी। वो बोली कि इस औरत का पहले एक ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन की वजह से इसकी बच्चादानी को नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि अब ये कभी मां नहीं बन सकती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सब कुछ खो दिया था।
अब सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि ये सब मेरी नादानी थी, मेरी गलती थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहा था, लेकिन मैं डर गई थी। उसने मेरी बात बहुत सुकून से सुनी, फिर बोला, अभी के लिए तुम अपने घर चली जाओ, मैं कुछ दिन बाद फैसला करूँगा। उसके लहजे में ठहराव था मगर आंखों में सख्ती थी। मुझे लगा वो नाराज़ तो है मगर शायद कुछ वक्त बाद समझ जाएगा और मुझे कबूल कर लेगा। मैं रोती हुई अपने मैके वापस आ गई। घर में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें मुझ पे थीं। भाई के चेहरे पे गुस्सा था, बाप के चेहरे पर शर्मिंदगी, माँ तो बस रोती जा रही थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबको पता चल गया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली थी। ना अब मैं कुछ छुपा सकती थी, ना कोई झूठ काम आ सकता था। सब सामने आ चुका था। मेरी ज़िंदगी के सारे रंग एक लम्हे में उतर गए और मैं खाली आंखों से सोच रही थी कि काश मैंने कभी वो पहला कदम ना उठाया होता। काश मैंने अपने गरूर को खुद पे हावी ना होने दिया होता। काश मैंने अपनी ज़िंदगी की कीमत वक्त पे पहचान ली होती। मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुझे अपने शौहर के फैसले का बेचैनी से इंतज़ार था। मैं दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देती रही कि वो मुझे छोड़ नहीं सकता। वो मुझसे मोहब्बत करता है, समझदार है, वो मेरे दिल का हाल जानता है। मैंने खुद से बार बार यही कहा कि वो वापस आएगा और मुझे कबूल कर लेगा, क्योंकि हमने साथ जीने मरने के वादे किए थे। लेकिन मैं हैरान रह गई जब कुछ दिन बाद उसने एक पैगाम भेजा और लिखा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक ऐसी औरत को घर में नहीं रख सकता जो माँ बनने के काबिल नहीं। तुम्हारा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं उसके अल्फाज पढ़ के पत्थर की मूरत बन गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिल जैसे सीने में ही रुक गया। मैंने हाथों से चेहरा छुपा लिया और चीख भी ना निकाल सकी, सिर्फ आंसू बहते रहे। मैंने वो सब कुछ खो दिया था जो एक औरत के लिए सबसे कीमती होता है, इज्जत, भरोसा, प्यार और मुस्तकबिल। सब खत्म हो चुका था। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने ज़माने के बनाए हुए असूलों को तोड़कर अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया। मैंने अपनी ज़िद में अपनी दुनिया खुद जला दी। मैं अपने कमरे में बंद हो गई। कई दिन तक किसी से बात न की, न खाना खाया, न सोई, बस पड़ी रही। कभी दीवार को देखती, कभी छत को। आंखों में बस आंसू थे। माँ बार बार आकर दरवाज़ा खटखटाती और कहती, बेटी उठ जा, जिंदगी ख़त्म नहीं होती। मगर मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरे भाई ने एक दिन कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और गुस्से से बोला कि यही सब होना था। तो इतनी ऊंची उड़ान क्यों भरी थी? तुम्हें हमने बहुत समझाया था मगर तुम्हें अपनी मर्जी करनी थी। अब देख लो अंजाम क्या हुआ है। माँ के आंसू की लाज न रखी, बाप के एतमाद को तोड़ दिया और खुद को भी तबाह कर लिया। उस दिन भाई की बातों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं चुपचाप सुनती रही, मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मैं खामोशी से बैठी रही और अंदर ही अंदर टूटती गई। मेरी माँ रोती रही, वो बार बार यही कहती कि ये सब मेरी परवरिश की कमज़ोरी थी। मैंने उसे ज़्यादा छूट दी। काश मैं इसे रोक लेती, काश मैं इसे समझा लेती कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी माँ के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए और वो अक्सर रातों को जागती रहती, मेरे लिए दुआएं करती। लेकिन किस्मत ने जैसे मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं अब घर में ही रह गई थी। किसी महफिल, किसी खुशी, किसी मौके पे जाने का दिल ही नहीं चाहता था। मेरे लिए ज़िंदगी बेरंग हो चुकी थी। भाई की शादी हो गई, घर में भाभी आ गई। अब वो ही घर की मालकन थी। मैं घर के सारे काम करने लगी, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना पकाना, सब कुछ मैं करती। जब कभी मैं आईने में अपना चेहरा देखती तो सोचती कि यही चेहरा कभी गरूर की अलामत था, आज यही चेहरा गम की तस्वीर बन गया है। मेरे भाई की बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक चुभन थी, एक दुख था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। मैं उस नन्हे बच्चे को गोद में उठाती तो दिल भर आता, फिर भी उसे संभालने में सुकून महसूस होता था। मैं उसके साथ खेलती, उसे प्यार करती, उसके लिए कहानियाँ सुनाती, क्योंकि वो बच्चा मेरे अपना न सही मगर मेरी ज़िंदगी का सहारा था। मैं उन्हीं बच्चों के साथ अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही। दिन गुजरते गए, महीने बदलते गए। मैं एक सादा और खामोश ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरा शौहर अब माजी का हिस्सा बन चुका था। अक्सर रातों को मैं उसके बारे में सोचती कि उसने मुझे छोड़ने से पहले एक बार तो मुझसे बात की होती, एक मौका तो देता, मगर उसने एक पल में सब खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उसने दूसरी शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। मैंने ये सुना तो दिल को ठंडक भी मिली कि चलो उसने अपनी ज़िंदगी बना ली, और दुख भी हुआ कि वो इतनी जल्दी मुझे भुला गया। मैंने उसके लिए दिल से बद्दुआ नहीं की, बस सोचा कि शायद ये उसका नसीब है और ये सब मेरा कफ़ारा था। एक दिन मेरी पुरानी दोस्त मेरे घर आई, वही दोस्त जिसने मुझे शहरोज से मिलवाया था।
वो अब भी पहले जैसी खुशहाल थी, मगर उसके चेहरे पे मेरे लिए अफसोस साफ नजर आ रहा था। हम देर तक चुप बैठे रहे, फिर उसने आहिस्ता से कहा, हुस्ना तुम बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, हाँ, वक्त इंसान को बदल देता है। वो बोली कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारे साथ सब मोहब्बत में हुआ था। तुमने किसी को दिल से चाहा मगर किस्मत ने साथ न दिया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें पता है शहरोज कहाँ है? उसने सर हिला के कहा, हाँ, वो भी शादी कर चुका है, मगर अपनी कास्ट की लड़की से नहीं, किसी अमीर लड़की से की है। वो बहुत बड़े घराने में गया है और फिलहाल खुश है। मैंने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरी पाकीज़गी मुझसे छीन ली, मेरी इज्जत तबाह की, मेरा मुस्तकबिल ख़त्म किया। मैंने कहा, वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। वो बोली, पता नहीं, मगर इस वक्त वो बहुत खुश है। मैंने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और सोचा कि शायद ये सब मेरा नसीब था। मैंने अपने आप से कहा कि हुस्ना, अब तुम्हारे आंसू किसी को वापस नहीं ला सकते। जो हो गया वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, मगर अब जो बाकी है वो तुम्हारे इख्तियार में है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मैंने इबादत शुरू कर दी। मैंने सादगी इख्तियार कर ली। अब मैं कम बोलती थी, मगर दिल में शुक्र था कि कम से कम मेरे वालिदैन के घर का साया मेरे सर पे था। मेरे पास छत थी, खाना था, इज्जत थी, पछतावा था, जो हर सांस के साथ मेरे दिल में जिंदा था। कभी कभी रात को मैं अपने कमरे के अंधेरे में बैठती तो माजी के सारे मंजर आंखों के सामने आ जाते। वो लम्हे जब मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती थी, वो नाज, वो गरूर, वो फैशन, वो जिद, सब याद आता। सोचती, काश मैंने उस वक्त अपने माँ बाप की बात मान ली होती। काश मैंने अपनी हदूद ना तोड़ी होती। काश मैंने अपनी खूबसूरती पे इतना नाज ना किया होता। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया। आज जब मैं अपने भाई के बच्चों को खेलते देखती हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि किसी लड़की के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की ये समझे कि खूबसूरती एक नेमत है, मगर गुरूर जहर है। मगर गुरूर ज़हर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देता है। औरत का असल हुस्न उसकी शर्म में, उसके अखलाक में और उसके सब्र में है। खूबसूरती वक्ती होती है, मगर किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। आज मैं हुस्ना, वो लड़की जो कभी अपने हुस्न पे नाज करती थी, अब ये कह सकती हूँ कि ज़िंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि असूलों को तोड़ना अपने ही दिल को तोड़ना है। ज़माने के बनाए हुए ज़ाब्ते कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर तो वो होते हैं जो उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज भी जब मैं सुबह के वक्त आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो अपने चेहरे पे हाथ फेर के मुस्कुरा देती हूँ और दिल ही दिल में कहती हूँ कि काश मैंने उस वक्त ये बात समझ ली होती कि हुस्न नहीं, अक्ल इंसान को कामयाब बनाती है और खूबसूरती में नाज नहीं, आजिज़ी होनी चाहिए, क्योंकि नाज इंसान को गिराता है और आजिज़ी उसे ऊंचा मकाम देती है। यही मेरी कहानी है, यही मेरी सज़ा है और यही मेरा सबक है।